चलिए सभी ज्वाइन हो गए हो। ओके वेरी गुड। मैंने क्या कहा था, आप इसको प्लीज एक बार क्या कहते हैं कंप्लीटली वे में जितना हो सकता है एटलीस्ट ग्राफ बना के, और ये व्हील्स लॉ मैंने जो रफली लिखा है वो लिख लीजिए। आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है आवाज? ओके ओके, हाँ वो थोड़ा टाइम लगता है, रिजॉइन हुआ है ना इसलिए। ठीक है चलिए आप इसको कर लीजिए, थोड़ा सा रफली कर लीजिए। मुझे पता है यहाँ तो स्क्रीनशॉट लिए जा रहे होंगे, आई नो वेरी वेल। स्क्रीनशॉट ही लिया है ना आप लोगों ने? हर्षित स्क्रीनशॉट लिया है ना? हो गया? कर लीजिए, रफली कर लीजिए, थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए कि बस क्या पढ़ा रही हूँ मैं। ओके, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसलिए कह रही हूँ मैं, आप लोग प्लीज कर लीजिए। ओके ओके, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्षित मैम नोट्स कब तक प्रोवाइड हो जाएंगे? देखो वो मुझे नहीं पता, अगर आपको मुझसे चाहिए पर्सनली तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन आई थिंक सर ने मुझे बोला है कि वो बोल रहे थे कि मैं उनको सेंड कर दूं एंड देन वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो ज्यादा नहीं, कल तक हो जाएंगे डेफिनेटली प्रोवाइड। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ ये मैं सोचना मैं आपको पूरे नोट्स दूंगी, मैं आपको है ना 4-5 डेज का दिया दूंगी, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगी मैं आपको। ठीक है, 4 से लेके 5 डेज जो कराऊंगी मैं वो आपको दूंगी मैं। ठीक है, चलिए अब तो हो गया होगा आई होप सो। फिफ्थ, अब देखिए फिफ्थ लॉ क्या है। फिफ्थ लॉ ये होता है कि एनर्जी की जो पीक वैल्यू होती है, फिफ्थ लॉ, एनर्जी जो होती है वो पीक वैल्यू जो है उस टेम्परेचर के ई मैक्सिमम, एनर्जी की पीक वैल्यू जो है वो टेम्परेचर की 5 की पावर के इक्वल होती है। ठीक है, ये डायरेक्टली है क्योंकि ये कंक्लूजन डायरेक्ट साइंटिस्टों ने निकाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि मैक्सिमम एनर्जी यानी कि एनर्जी की जो पीक वैल्यू है उसकी जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर की पावर के 5 के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सिक्स पॉइंट, आपके एक साइंटिस्ट थे स्टीफन, नाम तो सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, स्टीवन फोल्टर्समान लॉ। ठीक है, स्टीफन ने क्या बताया कि एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भले ही T⁵ के इक्वल हो, लेकिन एनर्जी की वैल्यू जो है टोटल पूरे ग्राफ में वो होती है डायरेक्टली T⁴। बेटा देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये सब क्लासिकली है, क्वांटम मैकेनिकली नहीं है। तो आप इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या कॉन्सेप्ट्स गलत दिए गए हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब E की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। सिग्मा जो है आपका वो होता है स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, देखो एनर्जी की वैल्यू आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, साथ में आप एनर्जी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, ई लैम्बडा
डी लैम्डा 0 से पावर इनफाइनाइट, क्योंकि सभी टाइप की वेवलेंथ 0 से लेके इनफाइनाइट की वेवलेंथ को वो क्या करता है, एमिट या एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमने लिमिट जो लगाई है वो कहां से कहां लगाई है, 0 से इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रल का मतलब कि ये पूरा जो ग्राफ है इसका जो एरिया कवर हो रहा है वो एनर्जी को ये डिनोट करता है, ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप लोग ये भी थोड़ा सा रफली कर लीजिए, इतना इतना जो मैंने लिखाया है। फिफ्थ पॉइंट में तो क्या है, मैक्सिमम एनर्जी पीक वैल्यू है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 है, और स्टीवन वोल्टजमैन लॉ में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है, तो ई इक्वल्स टू सिग्मा टी 4, सिग्मा की वैल्यू आ गई और ये सारी चीज हो गई। ठीक है, चलिए कर लीजिए, इसे भी कर लीजिए, थोड़ा सा रफली लिख लीजिए, जिससे कि आपको जब नोट्स प्रोवाइड होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था और क्या चल रहा है। ठीक है, आगे आप हो गया होगा आई होप, क्योंकि डायग्राम तो आप लोग पहले ही बना चुके हो। ठीक है, आगे देखिए, प्लांक hypothesis. What is the mean of hypothesis? Can you tell me? कोई बता सकता है कि hypothesis क्या होगा? मैम एमिट और एब्जॉर्ब के केस में अपने 0 टू इंफिनिटी लिया है, बट मैम इंफिनिटी टू आनी नहीं चाहिए ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आनी चाहिए। बेटा वेवलेंथ कभी भी माइनस इंफिनिटी नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। कोई चीज नेगेटिव हो सकती है, आप जो आपके डेली रूटीन लाइफ में जो वेव्स चल रही हैं वो क्या माइनस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है? नहीं ना, कोई भी चीज आपकी 0 से स्टार्ट होती है जो नेचुरली है। ठीक है, तो आपकी जो वेव लाइन है वो 0 टू इंफिनिटी होगी, नॉट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, सॉरी मैम, ओके कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, चलिए आप लोग पहले मुझे ये बताइए कि प्लांक हाइपोथेसिस, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपोथेसिस? आप हाइपोथेसिस पढ़ तो रहे हो, बट आपको अगर यही नहीं पता है कि हाइपोथेसिस का मीन क्या है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आप बताइए आपको पता है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्लांक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है प्लांक क्वांटम थ्योरी। देखिए मैंने आपको अभी वीन्स के बारे में बताया, स्टीफन के बारे में बताया। देखो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट थे ना वीन और स्टीफन के, ये सब क्लासिकली थे, वो क्लासिकली उन्होंने दिया और बस हो गया है ना। लेकिन प्लांक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो क्वांटम में आए थे, इसलिए उनका नाम क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब मैं आपको पूछ रही थी, इमेजिनरी मीन्स, नहीं नहीं इमेजिनरी नहीं होता, हाइपोथेसिस का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब किसी ने कुछ सर्च किया और बिना बताए कि वो सर्च करने के बाद जिस कंक्लूजन पे पहुंचा है उस कंक्लूजन को बिना बताए कि बस हाँ मैंने दे दिया और ये सही है, इस पर ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब मुझे नहीं पता ये क्यों है। तो प्लांक ने अपनी हाइपोथेसिस दी इस बारे में कि मैं, उसने जो भी बताया ब्लैक बॉडी के लिए वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसने किस तरीके से निकाला उसका, मतलब उसने क्या सर्च किया क्या नहीं किया उसने वो कुछ नहीं बताया, केवल अपना कॉन्सेप्ट रख दिया, अपना रिजल्ट रख दिया कि मैं ये मानता हूं और ये है। हाइपोथेसिस का मतलब ये है, हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो आपने अपना कॉन्सेप्ट दिया है वो भी बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी सर्च के, आपको नहीं पता आपने क्या किया है, बस आपने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया, अब वो सच है, वो सच मानना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग यही है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब यही है कि जो हमने दिया और वो एकदम उस पर रिजल्ट पे सही बैठ रहा है, और सही बैठने के बाद वो आया कैसे ही हमें नहीं पता, वो होती है हाइपोथेसिस। तो प्लांक ने भी अपनी हाइपोथेसिस दी। अब आप कहोगे कि मैम ये तो गलत है कि बिना मतलब किसी चीज के, बेटा हाइपोथेसिस का मीनिंग ये है
कि आप कुछ नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ अपना रिजल्ट बता रहे हो और रिजल्ट उस चीज पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, दैट मीन वो आपकी हाइपोथेसिस है। आप खुद भी कुछ सर्च करके अगर आप किसी चीज के लिए रिजल्ट निकालते हो और वो रिजल्ट उसके लिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो दैट मीन वो आपकी हाइपोथेसिस है। आप नहीं बताना चाहते कि मैंने कैसे निकाला, क्या किया, क्या नहीं किया, बस आपने एक, आपको पता है, एक आपको आगे चल के ना क्वांटम में एक साइंटिस्ट का नाम सुनने को मिलेगा, श्रोडिंगर। ठीक है, वो श्रोडिंगर साइंटिस्ट जो थे ना, उनसे पहले 2-3 साइंटिस्ट आए थे, प्लांक थे और भी थे, थॉमसन वगैरह। उन लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, वो कॉन्सेप्ट सब गलत हो गए। श्रोडिंगर ने केवल पता है एक चीज चेंज की थी, एक डेरिवेटिव कम किया था, डी स्क्वायर से केवल डी ओवर डी एक्स किया था, और वो बिल्कुल सही हो गए, पता है। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल एक चीज की उन्होंने कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर से डी अपॉन डी एक्स किया, और वो उनकी हाइपोथेसिस बन गई, और वो रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहे थे उस चीज पे जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था। वो आगे आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कैसे आएगा और क्या किया था श्रोडिंगर ने। और श्रोडिंगर क्या हो गए, फेमस हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, उनसे पहले जो साइंटिस्ट थे ना, उनको कोई नहीं जानता उन्होंने क्या दिया क्या नहीं, पर श्रोडिंगर को आज हर कोई जानता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आप जो दे रहे हो जी, साइंटिफिक मीनिंग, बेटा आई मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, ये शिवा तो सही है, विदाउट प्रूफ उसने अपनी कॉन्सेप्ट दे दिया, दैट इज हाइपोथेसिस। लेकिन हर्षित आप पूछना क्या चाह रहे हो, साइंटिफिक मीनिंग मतलब साइंटिफिक मीनिंग से आप क्या कहना चाह रहे हो, या तो आप मुझे अनम्यूट करके बोलो, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, अगर आप कहो तो आंसर दो मुझे। हर्षित आंसर दो मुझे, साइंटिफिक मीनिंग से मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या तो आप पूरा लिखो। हाइपोथेसिस का मीनिंग साइंटिफिक होता है क्या? हाँ, साइंटिफिक ही है, क्योंकि साइंस ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने ही दिया है आपको, और बिना किसी कंक्लूजन के दिया है, उसको नहीं पता वो कैसे आया है, क्या आया है, बस उसने जो दिया है वो उस प्रोजेक्ट पे या वो उस जो भी जिस चीज के लिए दिया है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। तो प्लांक ने अपनी हाइपोथेसिस दी किस चीज को लेके, ब्लैक बॉडी को लेके। उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी आपकी क्या कहते हैं वेव्स एब्जॉर्ब हो रही हैं या एमिट हो रही हैं, ये जो एब्जॉर्ब और एमिट होना है, वो आपका जो ऑसिलेटर होता है इस ब्लैक बॉडी के अंदर, एक ऑसिलेटर होता है, इसकी वजह से होता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए, प्लांक ने ये बताया कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसके अंदर, ब्लैक बॉडी के अंदर, वो ऑसिलेटर की वजह से होता है, जो कि ब्लैक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि प्लांक ने अपने हाइपोथेसिस में क्या कहा कि ब्लैक बॉडी के अंदर एक ऑसिलेटर होता है। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि इस ऑसिलेटर की एनर्जी की वजह से ही, इस ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है उसकी वजह से ही इसमें से वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है। और इस ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। प्लांक ने ये कहा कि ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेटर होता है, और उस ऑसिलेटर की एनर्जी की वजह से ही उसमें से वेव होती हैं वो एमिट और एब्जॉर्ब होती हैं, और इस एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू। और इस एच न्यू को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा का मतलब क्या है बता सकता है कोई मुझे? पैकेट, एनर्जी का पैकेट। मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी होती है? एच न्यू। और वो एनर्जी का क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। ये जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं एनर्जी का क्वांटा। क्वांटा मतलब पैकेट। अब पैकेट तो है, अब एनर्जी की जो फॉर्म होती है किसके अंदर? इसके अंदर ऑसिलेटर की फॉर्म में होता है। अब ये जो फोटोन और इसके अंदर जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है उसे हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन की फॉर्म में होते हैं वो। किसकी फॉर्म में होते हैं? पैकेट्स जो होते हैं वो फोटोन की फॉर्म में होते हैं। और इनको, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लांक्स लॉ या प्लांक्स की हाइपोथेसिस। मैं दोबारा बताऊंगी प्लांक की हाइपोथेसिस क्या है। प्लांक ने ये बताया कि आपकी जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर वेव्स का एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो हो रहा है वो ऑसिलेटर की एनर्जी की वजह से हो रहा है, और उस एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? एच न्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी है? एच न्यू। और इस मिनिमम वैल्यू को हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। और क्वांटा ऑफ एनर्जी जो होती है
वो उस रूप में होती है, फोटोन के रूप में होती है। यही आपका क्या है, प्लैंक्स लॉ या प्लैंक की हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिए ये तो बता दिया प्लैंक ने, ठीक है। अब प्लैंक ने जब ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेटर बता दिया, तो जब उसकी एनर्जी की वैल्यू हुई तो क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू तो कितनी है, एच न्यू। लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू थोड़ा ना चाहिए होती है, हमें तो एवरेज वैल्यू चाहिए कि उस ब्लैक बॉडी के अंदर पूरी की पूरी एवरेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए कि वो जो आपका ऑसिलेटर है, जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी की एवरेज एनर्जी जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वो कितनी होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। अगला जो टॉपिक है, मैं फिर बोल रही हूँ, वो क्या है आपका एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये तो हो गई प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने बस इतना ही बताया कि ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेटर की होता है और उस ऑसिलेटर की एनर्जी की वजह से ही वेव्स का एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है, और इन वेव्स की जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, उसकी वैल्यू एच न्यू होती है, जिसे हम क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं। और फोटोन को ही क्वांटा ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, एच न्यू। यही क्या है आपका प्लैंक लॉ या प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया E इक्वल्स टू एच न्यू है, बट एच और न्यू है क्या। ठीक है, तो देखो E तो क्या है यहाँ पे, मिनिमम एनर्जी है। E क्या है आपकी मिनिमम एनर्जी। H क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, और आपका न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी कौन सी है, मिनिमम, क्योंकि जब एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू तो कांस्टेंट है, दैट मीन ई को मिनिमम होने के लिए न्यू को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन किसी का, किसी भी टॉपिक को लेके जो भी मैंने आज पढ़ाया है प्लीज पूछ लीजिए। आप लोगों की क्लास थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, इसलिए बोल रही हूँ। तो आपको जो भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, और किसी से को अगर मुझसे बात करनी है तो मैं अनम्यूट करके उससे बात भी कर सकती हूँ। आप लोग मुझे बता दीजिए, रिप्लाई कीजिए, कुछ तो कीजिए, हाँ ना। नो डाउट मैम, जीवेश का ओके। हर्षित, ऋतिक, सागर, छवि, सचिन, किसी को भी कोई डाउट है प्लीज पूछिए मुझे, तो फिर मैं पूछ लूँ आज। नो डाउट ऋतिक, ओके ठीक है। तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने आपको पढ़ाया था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके, और ब्लैक बॉडी, उसमें आप मुझे ये बताइए कि एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू जो है, वो टी की पावर कितने के प्रोपोर्शनल होती है। आंसर दीजिए। 5। 5 ओके, जीवेश और हर्षद, ठीक है। जीवेश 4 नहीं 5 होती है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है मैंने, पीक वैल्यू 5, अदरवाइज पूरे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए ई की पावर, वो टी की पावर 4 होती है। ठीक है, तो 5 होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका। आप मुझे ये बताइए कि हाँ, लैम्बडा और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपकी जो वेवलेंथ और टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू वी, उनमें क्या रिलेशन होता है लैम्बडा मैक्सिमम और टी में। आप मुझे बस बता दीजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है लिखने में, मैं थोड़े बहुत से ही समझ जाऊंगी कि आप लोग क्या बताना चाह रहे हो। लैम्बडा और टी में वीन के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लैम्बडा मैक्सिमम और टी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जो मैं चाह रही थी कि आप लोग पूछो, बट आप लोगों ने पूछा ही नहीं। तो आप लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मुझे ये बताइए कि मैंने आपको जब स्टीफन कांस्टेंट बोला तो किसी ने मुझसे उसकी वैल्यू पूछी कि मैम वैल्यू क्या है, किसी ने नहीं पूछी। स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आप में से किसी ने भी मुझसे नहीं पूछी, क्यों नहीं पूछी बताइए। पूछनी चाहिए थी या नहीं पूछनी चाहिए थी। जब मैं सब चीज की बता रही हूँ, मैंने आपको वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू बताई, मैंने आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बताई, तो आप लोगों ने मुझसे स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू क्यों नहीं पूछी।
मैं होप कर रही थी कि आप पूछो मुझसे, या फिर सबको आती है? प्लीज बताइए, सबको आती है क्या? तो पूछनी चाहिए ना बेटा, आप लोग पूछते क्यों नहीं हो? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से। सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो होती है 11.7 इंटू 10⁻⁻8। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू लगा कि लैम्बडा पे डिपेंड करेगी, इसलिए मैं पूछी। और बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर सकती। जब उसका नाम ही स्टीफन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू एक फिक्स होनी चाहिए ना। तो आप लोगों ने क्यों नहीं पूछी? आपको पूछनी चाहिए थी कि मैडम जब आपने हमें वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू बता दी, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बता दी, तो आपने हमें स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू क्यों नहीं बताई? आपको पूछनी चाहिए थी। तो लैम्बडा चेंज होगा अलग अलग, ये तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी आप यूनिट निकाल के लाओगे कल सिग्मा की, ठीक है? ओके, सिग्मा की भी, बी की भी और एच की भी, इन तीनों की यूनिट मुझे कल बताओगे, आप लोग लेके आओगे, ठीक है? कोई बात नहीं, भूल गए, अच्छी बात है, कोई बात, मैंने इसलिए आगे से बता दिया आप लोगों को, ठीक है? तो कल आप इन तीनों कांस्टेंट की यूनिट जो है वो निकाल के लाओगे, वो मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक कराऊंगी, ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। अगेन फिर हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे, इस टाइम पे नहीं, मतलब 1 बजे, नहीं सॉरी 12 बजे, 1 बजे तक तो अपनी क्लासेस होती है। ओके, तो ठीक है। एनी डाउट? मैं फिर पूछ रही हूँ, पूछ लीजिए किसी को कोई डाउट है तो, और नहीं है तो ओके लिख के बात खत्म कीजिए। पूछ लीजिए, अभी तो 1 मिनट है आप लोगों के पास, 1-2 मिनट हैं। अच्छा, इतना तो बता दीजिए, क्या जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया? इतना बता दीजिए मुझे। छवि प्लीज रिस्पॉन्स मी, समझ में आया या नहीं आया? आया मैम, ओके, वेरी गुड, आया। तो देखो, नोट्स मैं जल्दी से जल्दी सर को आज सेंड कर दूंगी और फिर कल आपको मिल जाएंगे, और आप लोग प्लीज पढ़ के आया करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ के आओ। सच में क्वांटम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो वेरी गुड, आ गया मैडम सागर का, ओके थैंक यू बेटा, है ना? चलो ठीक है बेटा, ओके एंड करते हैं यहीं पे क्लास का अपना, ओके बाय।